नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम अंजू जी। जय सिया राम। सर, टैरिफ विवाद में तो डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब भारत से मिल ही रहा है। हमारा डिफेंस सेक्टर में जो एक्सपोर्ट है पिछले 1 साल में वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर अराजकता फैलाने की भी लगातार कोशिश हो रही है। और राहुल गांधी जिस तरह से चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे हैं कि वोट चोरी किए गए हैं, पीएम मोदी की सरकार जो तीसरी बार आई वो वोट चोरी के जरिए आई। और अब कर्नाटक के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है और सबूत मांगे हैं जो आरोप उन्होंने लगाए हैं। अब और राहुल गांधी हलफनामा जो है उस पर साइन करने को तैयार नहीं है। कैसे देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को जो राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है? इसमें भी उनको कहीं ना कहीं से कोई टूल किट मिला हुआ है। देखिए, सिंपल सी बात है। 1977 में जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद उनको हटा दिया गया था भारत के वोटर्स ने, तब उस समय मोरारजी देसाई की सरकार ने एक तरह से उनको अरेस्ट करने की कोशिश की और 3 साल बाद वो सरकार गिर गई थी और 1980 में इंदिरा गांधी वापस आ गई है। राहुल गांधी तैयारी कर रहे हैं 2029 के लोकसभा चुनाव की। इसके अंदर वो बीजेपी जो भी संवैधानिक संस्थाएं जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इन सब के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के थ्रू काम कर रही है और जब वो हारते हैं तब वो सीधा ईवीएम पे एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। वो कभी बताते हैं कि मल्टीपल फेसेस में चुनाव होते हैं। एक तरह से जो बिना तथ्यों के जो बात है वो बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। और इसका जो है जॉर्ज सोरोस की जो टूल किट है ये मुझे साफ नजर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी जो भी बोलते हैं आप देखिए सोशल मीडिया के अंदर उसका बहुत ज्यादा रीट्वीटिंग हो रहा है। जो 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ था कि संविधान खतरे में है। और अब इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक तरह से इनको भी कटघरे में रख दिया है और ये बोलते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, मुझे कोई भी एफिडेविट लिख के देने की जरूरत नहीं है। कर्नाटका के जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल है उन्होंने बोला है कि आप बताइए, हलफनामा लिख के भेजिए, तब जाके आप मानेंगे, नहीं तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करते हैं। अब कौन सी कार्रवाई होगी, कैसी कार्रवाई होगी, वो देखने वाली बात है। पर मेरा ये मानना है कि भारत सरकार को इसमें कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो वही गलती करेंगे जो मोरारजी देसाई की सरकार ने 1977 में किया, ताकि 1980 में जो एक तरह से इंदिरा गांधी ने अपनी जो पॉलिटिकल बिसात जो खो चुके थे वापस रीगेन किया। देश के अंदर बहुत ऐसी जनता भी है जो इनको एक तरह से भ्रामक बातों से उनको एक तरह से अपनी तरफ किया जा सकता है। राहुल गांधी अपने आप को वही काम करते जा रहे हैं। ये सेम काम यूक्रेन के अंदर हुआ था जब विक्टोर यानुकोविच को हटा के जेलेंस्की आए थे। सिमिलर काम आप ये देखिए बांग्लादेश में हुआ है, जहां जहां पे शेख हसीना को हटाया गया और वहां पे भी एक तरह से जन आंदोलन जैसा करके रखा। भारत सरकार ने आपने देखा है कि कैसे जितने भी जन आंदोलन हुए हैं देश में, जैसे भले वो फार्मर्स एजुकेशन हो या कुछ भी हो, वहां पे कभी भी फोर्स यूज नहीं किया। जबकि 2011 में आपको ध्यान होगा रामदेव बाबा ने जब दिल्ली में आंदोलन किया था तो उनकी जो 50,000 की पब्लिक उस दिन रात को वो असेंबल हुई थी, रातों रात उनको हटा दिया गया। तो ये एक तरह से शाहीन बाग पार्ट 2.0 है, वैसा कुछ करने की प्लान कर रहे हैं। और अगले महीने बताया जा रहा है कि फार्मर्स और एजुटेशन वापस चालू करने वाले हैं, स्टूडेंट्स एजुटेशन वापस चालू करने वाले हैं। और कुछ इसमें जो सेलिब्रिटी अध्यापक भी हैं जो भारत सरकार के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा भी चालू कर चुके हैं। ये वही सेलिब्रिटी अध्यापक है जो आईएएस आईपीएस की तैयारी करवाते हैं। ये एक तरह से ट्विस्ट करते हैं फैक्ट्स को भारत सरकार के अगेंस्ट करने की। ये सिंपल सी बात है कि भारत के अंदर बांग्लादेश जैसा सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं ताकि मोदी सरकार को हटाया जाए और उन राहुल गांधी बन जाए, या तो 2027 में बन जाए या 2029 में। सीधा साधा प्लान नजर आ रहा है मुझे तो। लेकिन सर, जिस तरह से आपने कहा ना, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी बार बार पोस्ट पर रिपोस्ट कर रहे हैं, नई नई बातें वहां पर डाल रहे हैं। अगर इनके पास इतने सबूत हैं तो इनको तो सीधे सीधे चुनाव आयोग जाना चाहिए।
याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो पूछा था ना राहुल गांधी से कि कहां से उनके पास फैक्ट्स आए, कहां से ये जानकारी आई कि चीन ने भारत के 44,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है, और अगर उनके पास सबूत है तो सामने रखें। और सवाल वो सोशल मीडिया पर क्यों पूछते हैं? सवाल पूछने तो सदन में जब पूछे सवाल, बिल्कुल यही काम वो ये भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सारे तथ्य रख रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के पास नहीं जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने तो 12 जून को टाइम दिया था ना आने के लिए। ये नई बात नहीं है। 2019 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी उन्होंने चौकीदार चोर है वैसा नारा किया था। रफाल के ऊपर उन्होंने एक तरह से उसको भारत सरकार ने जो रफाल जेट्स लिए थे उसके अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा और कैंपेन चलाया था। फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके वहां पे उन्होंने सॉरी बोला है, अपोलोजाइज किया है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि आप भारतीय हो क्या। अब उनकी जो बहन है श्रीमती प्रियंका गांधी जी, वो बोल रही है कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है बोलने वाला। ये बोलते हैं मैं क्यों आपको एफिडेविट लिख के दूं। तो ये जो बंटी और बबली है दोनों अपने आप को समझते हैं कि ये देश के एक तरह से इन्होंने देश को खरीद रखा है। ये जो चाहे वो कर सकते हैं। संसद में देखिए कैसे बैठते हैं, संसद में देखिए कैसे आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। अत्यंत अशोभनीय है। जब मैं इनके पिताजी को देखता हूँ, जो राजीव गांधी को देखता हूँ, जो जिस हिसाब से सौम्य सभ्य तरीके से रहते हैं, इसको देखने से लगता ही नहीं है कि इनके अंदर कोई भारतीय नाम का कोई संस्कृति या कुछ है। आज आप देख लीजिए कि इन्होंने एक तरह से 20 साल में इनका पॉलिटिकल करियर 20 साल में रहा है। जब खुद की सरकार चल रही थी तो उन्होंने मनमोहन सिंह का जो एफिडेविट है वो भी फाड़ दिया था। एक तरह से ये अपने सारे देश को अपनी जागीर मानते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन अब की बार फंस गए हैं क्योंकि नोटिस भेजा गया है चुनाव आयोग की तरफ से कर्नाटक के, तो अब जवाब तो देना ही पड़ेगा। बाकी 3 राज्यों के जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं वो भी उन्हें नोटिस भेजने की तैयारी में है, तो राहुल गांधी इस बार आसानी से बच नहीं पाएंगे। लेकिन सर, राहुल गांधी की तो ये सारे कारनामे जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए कितनी अच्छी खबर है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बताया कि पिछले 1 साल में भारत ने डिफेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है हमारा एक्सपोर्ट। जरूर। जो ये फिगर था 1,51,000 करोड़ है। और इससे पहले तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ये 1,27,000 करोड़ था। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में ये 79,000 करोड़ था। फाइनेंशियल ईयर 13-14 में ये 46,000 करोड़ था। मतलब आप सोच लीजिए 10 साल के अंदर इन्होंने एक तरह से 46,000 से 1,51,000 करोड़ कर दिया है। और इसके अलावा ये देखिए कि जो एक्सपोर्ट था 668 करोड़, इसको बढ़ा दिया 23,000 करोड़। अब भारत सरकार का टारगेट है कि बाई 2029 हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन 3 लाख करोड़ करेंगे। और डोमेस्टिक जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स है हम 50,000 करोड़ करेंगे। अब ऐसा है कि भारत सरकार के जो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद आपने देखा है कि भारत के जितने भी मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम्स है, आकाश हो या आकाश तीर हो या डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हो, उन सब की मांग बढ़ती जा रही है। आर्मीनिया हमसे ले रहा है। फिलीपाइंस ने जो अभी 3 बैटरी जो ब्रह्मोस ली है, एडिशनल 9 बैटरीज लेने को तैयार है। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेने को तैयार। वो हमारा पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम लेने को तैयार। भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट भी लेने को तैयार है। इसका ये बताता है कि भारत क्रिटिकल जो सिस्टम्स है उसके अंदर कार्य कर रहा है। और भारत के अंदर जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है उसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का एक तरह से आप मान लीजिए उन दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है। पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, बीईएमएल और मैजेगन डॉक्स, कोचिन शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। उसके अलावा प्राइवेट एंटरप्राइज जैसे हैं, रिलायंस की ग्रुप है जो अभी भारत के अंदर सबसे बड़ी एक तरह से शेल यूनिट बना रही है, 155 mm शेल्स की यूनिट बना रही है। और अदानी एरोस्पेस, महिंद्रा, लार्सन एंड टूबो, उसके अलावा डेटामेटिक्स जैसी कंपनी, नए नए जो स्टार्टअप्स है जैसे अग्निकुल टेक्नोलॉजीज, एल्बिट टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर जो ये सब काम कर रहे हैं। भारत के अंदर पूरा इकोसिस्टम बन रहा है। भारत के अंदर डिफेंस कॉरिडोर्स बन के रखे, यूपी में बन के रखे, तमिलनाडु में बन के रखे। एडिशनल 2 डिफेंस कॉरिडोर्स वो महाराष्ट्र में बनाने वाले हैं, आसाम में बनाने वाले हैं। और इससे मतलब ये है कि भारत जिस हिसाब से आपको ध्यान होगा 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, उसी तरह से आज डिफेंस रेवोल्यूशन हो रहा है। उस समय भारत को एक तरह से 1965 में आपको ध्यान होगा 64-65 में
यूएस हमको एक तरह से जो चावल बेचता था, वो जो जानवरों को खिलाने वाला चावल हमको बेचता था, जो समुद्र में देने वाला, उसको उसने बंद कर दिया था। तब भारत सरकार के उस समय जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने व्रत रख के यूएस की दादागिरी की सामना किया था। सिमिलरली अब भारत को एक चैलेंजेस बहुत आ गए हैं। हमें चैलेंज है चीन से, हमें चैलेंज है पाकिस्तान से, हमें चैलेंज है बांग्लादेश से। जी। तो जिस चैलेंजेस से हम घिरे हैं, तो भारत के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन करने में फायदा है। युद्ध की स्थिति बिल्कुल। हो जाती है, तो हम ये जो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होते हैं, हम उनको 24 आवर्स चला सकते हैं। हमारे पास हम लंबे अवधि तक युद्ध लड़ सकते हैं। इसके लिए वो बहुत जरूरी है। भारत के जी। प्रधानमंत्री ने जब 2014 में आए थे, उन्होंने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव रखा, और उसी का हम फल देख रहे हैं सब। पर एक चीज और है ना कि ये जो खुशखबरी दी है हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, ये तो ट्रंप को तो इसका बहुत बड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि ट्रंप के तो जो हथियार है उनकी बिक्री पर तो एक तरह से फुल स्टॉप लग गया। आप देखो F-35 वो बेचने की कोशिश कर रहे थे स्विट्जरलैंड को, उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। स्पेन में देखिए उन्होंने भी ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। तो ये तो डबल झटका है डोनाल्ड ट्रंप को। डबल नहीं, मल्टीपल झटका है। स्पेन ने कैंसिल किया है अराउंड मेरे ख्याल से $7 बिलियन का। फिर हम्म। आपने जो बताया है स्विट्जरलैंड $9 बिलियन का। कनाडा ने $14 बिलियन का उनका F-35 का कैंसिल किया है। उसके अलावा M16 की डील भी कैंसिल हुई है। तो, बल्गेरिया ने कैंसिल किया है। और दो कंट्रीज ने, तीन चार कंट्रीज ने कल कल कैंसिल कर दिया है, आफ्टर दे फिगर्ड आउट कि जब हमारे जो एयर चीफ ने हैं, उन्होंने बोला था कि हमने F-16 को उड़ा दिया था अभी ऑपरेशन सिंदूर में। तो अमेरिका को वर्ल्ड वाइड झटके मिलते जा रहे हैं, और भारत ने भी एक तरह से उनको चेतावनी दे दी है कि ऑल द डिफेंस जो हमारी जो नेगोशिएशन है, हम होल्ड पे डाल देंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप हमको इंजन नहीं देते हो, हमको मालूम है हम कहाँ से लेना है, भले थोड़ा टाइम लगेगा, हम कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि भारत डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए तैयार हो गया। भारत अमेरिका से डिक्टेशन नहीं लेगा। अभी हमें अमेरिकन ऑब्जेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। आपको याद है 1998 में जब भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, चोरी छुपे करना पड़ता था हमको, ताकि अमेरिकन को पता ना लग जाए। हम्म। 1995 में हम लोग टेस्ट करने वाले थे, नरसिम्हा राव सरकार को बंद करना पड़ा, क्योंकि अमेरिका से डिक्टेशन आ गया था। और आज भारत डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को उनकी उनकी गेम में उनको ही एक तरह से पछाड़ रहा है। सारे देश जो है भारत के सपोर्ट में आ गए। नेटो के अंदर वहां की जो एडवाइजर है क्रिस्टल गौर, उन्होंने बोला है कि ऐसा काम भारत के साथ करना नहीं चाहिए। आपने भारत के साथ ऐसा करने से आपने क्या किया है, उसको चीन के पेमेंट में डाल दिया है, और एक तरह से खत्म हो चुका है। भारत एक तरह से, डोनाल्ड ट्रंप को तो अभी नोबेल पीस प्राइज मिलने की बात हो रही है, क्योंकि उन्होंने इंडिया और चीन को साथ में लेके आ गया। ब्रिक्स के अंदर सरगर्मी बढ़ गई है। इसराइल के प्रधानमंत्री भारत आने वाले हैं, जापानीज प्राइम मिनिस्टर भारत आने वाले हैं। तो जो सरगर्मी बढ़ी है, उससे एक तरह से G7 जो वेस्टर्न नेशन है डर चुके हैं। और भारत ने क्लियर कट बोल दिया है कि हम आपके GMO सीड जो है वो लेने वाले नहीं है। आप भूल जाओ, हम अपने हमारे देश का जो फूड सिक्योरिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आपके सीड जो है हमारे सॉइल को खराब कर देंगे, हमारे फूड सिक्योरिटी को प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बोला मैं पर्सनल लॉस लेने को तैयार हूँ देश के लिए। बिल्कुल। इसके लिए उन्होंने जो विपक्ष आज मोदी जी की दोस्ती के लिए जो बता रहा है, ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती जबरदस्ती, पर उन्होंने दोस्ती को सेक्रीफाइस कर दिया देश हित के लिए। ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि देश हित में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती को तो लात मार दी, लेकिन जो हमारे एयर चीफ AP सिंह ने खुलासे किए हैं उसकी टाइमिंग बड़ी खतरनाक है। एक तरफ टैरिफ वॉर चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पर टैरिफ लगाकर सोच रहे हैं कि वो प्रेशर बना लेंगे, और दूसरी तरफ F-16 की जो दुर्गति भारतीय सेना ने की है, वो हैंगर में खड़े खड़े तबाह हो गए, उनको उड़ान ही नहीं भरने दी गई। और हमारे एयर चीफ ने तो यहां तक कहा कि आसमान में हम जहां जा रहे थे वहां इनकी पिटाई कर रहे थे। तो इसका मतलब तो ये है ना कि F-16 का बाजार भी ठंडा पड़ गया, और ले देकर जो F-35 वो भारत को बेचना चाह रहे थे। त्रिवेंद्रपुर में क्या, केरल में क्या हाल हुआ था उन F-35 का, वो भी सबने देखा। तो अगर हमारा डिफेंस सेक्टर बढ़ रहा है उमेश जी, और ये हालत हो रही है अमेरिका की, चाइना भी खार खाए बैठा है, तो आपको लगता है कि ये इन लोगों के लिए ऐसा वक्त आ गया जहां पर भारत के लिए रास्ते बनाने पड़ेंगे, और भारत का बाजार दूसरे देशों के साथ बढ़ेगा तो खतरा चाइना और अमेरिका को ही होगा?
दोनों को खतरा होने वाला है, क्योंकि भारत ने अपना जो डिफेंस इंटीग्रेशन है रूस के साथ बढ़ाना चालू कर दिया है। अजीत डोभाल जी इसके लिए रूस गए हुए हैं और अभी जयशंकर साहब जाने वाले हैं। उसके बाद डेट्स भी फाइनलाइज हो चुकी है कि पुतिन साहब भारत आएंगे। भारत रूस के साथ SU-57 जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है वो लेगा, S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेगा, S-70 जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है वो देगा, रूस के आर्माडा टैंक्स जो एक तरह से बहुत अच्छे टैंक्स माने जाते हैं वो लेने वाला है, सुखोई को सुपर सुखोई बनाने वाले हैं, ब्रह्मोस को हम जो उनकी ऑर्शनिक मिसाइल है उसको ब्रह्मोस 2 के जैसे हम डेवलप करने वाले हैं। रूस हमें सारी टेक्नोलॉजी देने को तैयार है, RD-77 मिसाइल देने को तैयार है। तो एक कंप्लीट पैकेज हमारे साथ देखेंगे जिसमें रूस भारत के अंदर इंडस्ट्रीज लगाएगा, उसके अंदर को प्रोडक्शन फैसिलिटी को हम इंस्टॉल करेंगे, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर देगा, लोकलाइज्ड कंपोनेंट, लोकलाइज्ड जो कंपोनेंट्स होंगे वो चाइना के नहीं होंगे, भारत के MSME सेक्टर बनाएंगे, IP राइट्स देने वाला है भारत को, और ताकि भारत वापस इसको एक्सपोर्ट कर सके। उसके अलावा जो पैसे हैं वो डॉलर में नहीं लेगा, वो रुपी में लेने वाला है, और दाम जो अमेरिकन सिस्टम है उससे बहुत कम है, 1/2 द कॉस्ट है। तो कहीं ना कहीं भारत देखिए, मानता हूँ कि रशियन टेक्नोलॉजी इतनी सुपीरियर नहीं है, पर भारत के जो जितने भी वैज्ञानिक है DRDO, वो भारत उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। हमें एक तरह से वी डोंट नीड टू क्रिएट द सेम वे, हमको इम्प्रोवाइजेशन करना है, हम उसको वेपन सिस्टम को भारत के जो सिस्टम, भारत का जो इन्वायरमेंट है, भले वो थार डेजर्ट में चले या लद्दाख में चले या सुंदरबन में चले, सब जगह टेस्टिंग करके वो भारत इंडक्ट करता है। तो इससे रशिया को भी समझ में आ गया कि भारत का जो सिस्टम है भारत के अंदर डेवलप करेंगे तो उसका ग्लोबल मार्केट बन जाएगा। चीप जो मतलब बेस्ट प्राइस के अंदर जो डिफेंस इकोसिस्टम बनता है वो भारत ने बता दिया है, ब्रह्मोस ने वो चीज बता दिया है। और आपको ध्यान है राजनाथ सिंह जी ने पहले भी बोला था कि आज 22 कंट्रीज आर इंटरेस्टेड इन ब्रह्मोस, और इसके अलावा आर्मीनिया तो इंटरेस्ट हो चुका है, हमारा अस्त्र जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है आकाश, आकाश जी। सॉरी आकाश, आकाश 3 लेने को तैयार है। तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बट एक चीज मेरा ये मानना है कि भारत को अभी क्रिटिकल एनर्जी जो डिफेंस सिस्टम्स है, जैसे फाइटर जेट की इंजन टेक्नोलॉजी है, एडवांस सेंसर्स है, और जो कॉम्पोजिट मटेरियल बनते हैं जिससे हम रडार को इवेट करते हैं, वहां पे कुछ ना कुछ काम करने की जरूरत है। और AP सिंह ने पहले भी बहुत बार भारत के जो डिफेंस PSUs है उनको बोल दिया है कि आप सिर्फ टाइमलाइन बनाते हो, काम नहीं करते हो। ये बात रिपीटेडली इस साल उन्होंने 2 बार बोल दी है। तो कहीं ना कहीं अब भारत के जो डिफेंस चीफ है वो हमारे जितने भी बाबूज है इनको काम करने की जरूरत है, सिर्फ सैलरीज नहीं लेना है। ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहता हूँ। पर उमेश जी, ये जो टैरिफ को लेकर एक तरह से गतिरोध बना हुआ है, ये टूटता हुआ आपको दिख रहा है? क्योंकि जो डेलीगेशन आने वाला था यूएस का अगस्त महीने के आखिर में भारत में टॉक्स को आगे बढ़ाने के लिए, अब तो वो नहीं आ रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये डेडलॉक जल्दी टूटेगा या ऐसी हालात बने रहेंगे? देखिए, लिंडसे ग्रैहम जो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के स्पोक्स पर्सन माने जाते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने बोला है कि हम भारत के ऊपर इकोनॉमिक बंकर बस्टर बॉम्ब लगाएंगे। उन्होंने पहले स्टेटमेंट दी थी, कल वो बोल रहे हैं कि भारत के साथ वो फ्रैंक एंड स्ट्रेटेजिक डायलॉग करना चाहते हैं। मतलब चेंज हो गया है टोन में, और डोनाल्ड ट्रंप के भी टोन में चेंज हो गया, क्योंकि उनको नेटो के अंदर उनको दखल मिली है, ये कभी नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है। और इससे सब, और आप सोचिए किसको फर्क पड़ रहा है, अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को फर्क पड़ रहा है। हमने आपको दिखा दिया 7 बिलियन, फिर बाद में 5 बिलियन, फिर बाद में 14 बिलियन, वो आप अगर टोटल करके देखो तो आप 25-26 बिलियन तो ऐसे ही चले गए F-35 की डील। और F-35 की डील बनाती है लॉकहीड मार्टिन, एक साल में 155 प्लेन बनाती है, और इसके अंदर बताया जाता है कि अमेरिका में 2,70,000 जॉब्स हो जाते उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर खुद प्रॉब्लम आ जाएगा अगर ये प्लेन बिकने बंद हो गए, अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स क्या करेगा। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर एक काम करते रहे तो आप देखेंगे जल्दी उनके बारे में उन रिपोर्ट्स आ रही है कि वो मिस्टीरियस डिजीज की बात हो रही है, उनकी हार्ट स्वेलिंग हो गया है, कहीं ना कहीं वहां पे चैटर आ गए हैं कि उनका और कैरोलिना लिविट का मोनिका लीविंस्की 2.0 भी बन सकता है। देखिए, ये सब स्पेक्यूलेशन होता है, और स्पेक्यूलेशन जो होता है ना रूमर्स, वो जल्दी फैलाया जाता है ताकि पब्लिक ओपिनियन उनके अगेंस्ट किया जाए। अमेरिका में पब्लिक जो है वो वीडियो बना के डाल रही है, वॉलमार्ट के स्टोर्स में जाके बता रही है देखो ये $6 था अब $7 हो गए।
भारत की जो एसबीआई है उन्होंने रिपोर्ट दी है कि अमेरिकन जो जनता है उनको $2400 का एवरी मंथ उनको एक तरह से उनके कॉस्ट बढ़ने एक्स्ट्रा, वाले हैं। तो बिल्कुल बहुत उनको सारे एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। हाँ, तो ये सब जो चीज हो रही है अमेरिकन जनता को फर्क पड़ रहा है। तो ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से आए थे, मागा से आए थे, तो ये मागा जैसा तो कुछ लग ही नहीं रहा है। और सडनली उनको भी आपको मालूम है अमेरिका में नेक्स्ट ईयर मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं। तो कहीं जी, ना कहीं मेरा मानना है कि आगे प्रॉब्लम्स तो अब डोनाल्ड ट्रंप के बढ़ने वाले हैं। और पुशबैक उनको उनके खुद के एलाइज कर रहे हैं, जापान कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, कनाडा कर रहा है, ताइवान कर रहा है, भारत कर रहा है। तो ये सब चीज बताया जाता है कि उन्होंने एक तरह से अमेरिकन इकोनॉमी को डुबो दिया। बिल्कुल उन्होंने अमेरिकन इकोनॉमी को डुबो दिया है और खामियाजा डोनाल्ड ट्रंप को भुगतना पड़ेगा। उनकी पार्टी के अंदर भी ऊहापोह की स्थिति हो रही है। उनके पूर्व एनएसए वो भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि भारत के साथ दुश्मनी लेकर अच्छा नहीं किया है अमेरिका ने। वो ये भी कह रहे हैं कि जो दूरी आई है भारत और अमेरिका के बीच में उसकी वजह से भारत जो है वो चाइना के क्लोज चला गया है और रशिया के और क्लोज चला गया है, जो अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन सर चलिए देखते हैं कि टैरिफ वॉर के बीच में क्या कुछ और यू टर्न लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप, कैसे अपनी जनता का जो गुस्सा उन पर है उससे बचते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे अच्छी बात तो यही है कि डिफेंस सेक्टर में भारत नए नए रिकॉर्ड बना रहा है और देखते हैं चुनाव आयोग राहुल गांधी के मामले पर किस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ करता है। सर आपने समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस विषय पर मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय सिया राम। जय सिया राम।